कि देखिए प्रेम के साथ मुझे हमेशा लगता है एक तरह का देश निकाला बड़ा जुड़ा हुआ है। कल से मैं सोच रहा हूँ, ये सब जब बोल रहे थे कि चाहे वो आदम हवा से लेकर चालू करो, जन्नत से निकालेगी, तब यहाँ भी जैसे कोई वो लड़की भाग गई, वो लोग भाग गए, निकालने भागे जाने से ही उसको हमेशा जोड़ा जाता है। भाई वो अपने प्रेम के लिए चले गए क्यों नहीं बोलते, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, भाग गए। भागना जैसे एक तिरस्कार और भर्सना प्रेम का साथ नथी कर दिया गया एक शब्द है, वो हमेशा जुड़ा रहता है। दूसरी, जैसे कल भी बात कही थी, ओमा कह रहे थे कि अव्यक्त प्रेम बड़ा होता है। अव्यक्त प्रेम की कहानी बड़ी होती है, अव्यक्त प्रेम कभी बड़ा नहीं होता है। प्रेम तो अपनी अभिव्यक्ति में ही बड़ा होगा, जो अभिव्यक्ति ही नहीं हुआ वो कैसा प्रेम रहा फिर। जब तक आपने कहा नहीं कि मैं प्रेम करता हूं, वो प्रेम नहीं बड़ा हुआ। फिर अनअभिव्यक्ति की, अव्यक्त प्रेम की कहानी बड़ी होती है, और हुई है पूरी संसार के कई भाषाओं में वो कहानियां हैं बहुत सारी। लेकिन प्रेम को तो मैं अभिव्यक्ति में ही मानूंगा। ये जरूर है, जैसे एक बात अभी और आई थी, प्रेम, आनंद जब कह रहे थे कि प्रेम धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चीजें तो नष्ट होती हैं, तो होंगी। प्रेम का नष्ट होना ऐसा है कि देखिए, जब तक मैंने अभी कुछ दिन पहले, जैसे मैं प्रेम विशेषांक के लिए उमाशंकर और ज्योति चावला से कहा था कि तुम लोग अपनी कोर्टशिप के अनुभव मुझे बता दो, लिख कर दो। ज्योति तो तैयार हो गई, वो तैयार नहीं हुआ। नहीं, मैं ऐसा कैसे लिखूंगा। तो क्या होता, कोर्टशिप के समय आदमी अपना बेहतर प्रस्तुत करता है। मनु जी ने भी ये बात कही थी राजेंद्र यादव के समय। उनको कहा कि आपको पहले नहीं पता था कि ये इतने छली व्यक्ति हैं। उनका कोर्टशिप तो हमेशा बेहतर बताता है आदमी अपने को। लेकिन जब शादी हो जाती है और उसके बाद बरसों बरस, एक लंबी उम्र के बाद भी प्रेम बना रहे, तो बड़ा है, लेकिन संभव नहीं है। बहुत बहुत ही कोई विलक्षण व्यक्ति हो वही कर पाता है। देखिए, प्रेम हमेशा गोपन में ही बड़ा होता है, उसकी रहस्यमयता ही बड़ी होती है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, बरसों बरस साथ रहते हैं, क्या पसंद है ना पसंद है, इसको क्या कहना था, मुझे क्या सुनना था, वो सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात, देह की गोपन जो है वो जब खत्म होती है, तो फिर वो रिश्ता धीरे धीरे, रिश्ता मरता है। मैं ये नहीं कहता प्रेम मरता, प्रेम तो कभी नहीं मरता। लोग कहते हैं ना आत्मा अमर है, मैं कहता हूँ प्रेम अजर अमर है। रिश्ता मरते लगता है धीरे धीरे। वो फिर जो बचता है वो एक प्रेम का अभ्यास बचता है, सिर्फ एक रस्म अदायगी बचती है कि अब रिश्ते को निभाना है आखिरी तक। प्रेम नहीं, मतलब जिस तरह से प्रेम को बचा ले जाने की दोनों कोशिश करते हैं, उनकी स्मृतियों में बचा रहता है वो प्रेम। प्रेम तो मर नहीं सकता, मैंने जैसे पहले भी कहा। लेकिन ये चीज है कि प्रेम को जीवित रखने में देह की रहस्यमयता का बड़ा हाथ है। वो जैसे जैसे टूटने लगता है, वो जादू टूटने लगता है, वो भीतर से रिश्ता भी टूटने लगता है। और स्त्री चाहे संभाल ले आगे जाकर लंबी उम्र के बाद, पुरुष के लिए संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो उस हर नए रहस्य के प्रति ज्यादा लालायित होते चले जाता है। आप देखिए, जितने विवाहित संबंध मिलेंगे वहां पुरुषों के प्रयास ज्यादा मिलेंगे आपको। जितने भी, मैंने तो जितने भी पढ़े सुने, वो सारे पुरुषों के ही ललक रही, उनकी ही लालसाएं रही, उनकी ही वासनाएं रही। स्त्री की पहल मैंने बहुत कम देखी ऐसी। कि प्रेम एक क्षण का निर्णय है। प्रेम कोई सोच समझ कर नहीं कर सकता कि कल सुबह 10 बजे निकलूंगा, कॉलेज जाऊंगा और यार फला लड़की से प्रेम करना शुरू कर दूंगा। ऐसा संभव एक क्षण में निर्णय हो जाता है कि बस ये प्रेम है। और कई बार ये भी है कि पता भी नहीं चलता उसको कि मैं प्रेम में हूं। प्रेम उसका हो जाता है, बना रहता है वो। कल एक अच्छी बात कही उमा जी ने कि प्रेम में, किसने कही थी, रोना, सचमुच रोना कोई बुरी बात नहीं है। रोना चाहिए, क्या हुआ, कोई पुरुष होकर ये बड़ा है कि मर्द होकर रोते हो, अरे तो क्या होगा, मतलब स्त्री रोती है तो कोई बुरी बात है क्या? मर्द को भी रोना चाहिए। यदि उसको लग रहा है कि मैं अपनी इसमें ज्यादा अपनी विरेचन मेरा ज्यादा है इसमें दुख का, तो हो जाना चाहिए, रो लेना चाहिए उसको। प्रेम को जैसे मैंने बताया ना कि एक क्षण का, उसको धमका के भी नहीं आप किसी से ले सकते, छीन भी नहीं सकते हो, दबाव भी नहीं डाल सकते। प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है कि जो सहज ही हासिल होगा। उसकी स्वीकृति आप दबाव बनाकर
लोभ लालच देकर, लोभ लालच में प्रेम हासिल नहीं होगा, और चाहे कितनी भी चीजें हासिल हो जाए आपको, दबाव से, धमकी से। इसीलिए तो बलात्कार शब्द बना, वो प्रेम के अनाचार के खिलाफ इसीलिए बना वो शब्द। गिड़गिड़ाकर भी नहीं लिया जा सकता है प्रेम। मतलब प्रेम मुझे हमेशा लगता है कि जैसे सुख और पीड़ा की एक निरंतर यात्रा है। प्रेम में होकर भी आदमी का अजीब से दुख में बना रहता है, मतलब एक छटपटाहट उसके भीतर बनी रहती है। अलग हो जाए तो है ही वो बड़ी छटपटाहट, वो बड़ी एक दुख की एक निरंतर यात्रा, वो तो है ही फिर। लेकिन इस तरह से भी सारी चीजें चलती रहती है। कहानी के बारे में बता दूं, कहानी बड़ी थोड़ी सी जटिल है कि एक लड़की रहती है और वो प्रेम में आकंठ डूबी है वो, लेकिन किससे कहे, वो कोई था नहीं गांव में ऐसा। वो कहना चाहती थी, उसका एक हमउम्र लड़का था, थोड़ा संपन्न परिवार से था, शहर से आकर रहने लगा। वो चाहती थी, दोस्त था बचपन का, कि इसको कहूंगी। उस लड़के को लगने लगता कि ये कुछ कहना चाहती है तो निश्चित रूप से मुझसे प्रेम करती है, और इस संभावना में वो भी प्रेम करने लग जाता उससे। तो ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है सारी। तो मैं पढ़ देता हूं बाकी की चीज। प्रेम कहानियों में कंटेंट, भाषा शैली और विविध स्तर पर बदलाव सिर्फ हिंदी कहानी में ही नहीं, भारतीय भाषाओं की कहानियों में भी हो रहा है। बांग्ला में भी कहानियों में, और खासकर प्रेम कहानियों में बदलाव ठीक उसी समय आया जब हिंदी कहानी में नई कहानी का दौर था, या उसके बाद 7वें दशक का। इसी समय बांग्ला लेखक सैयद मुस्तफा सिराज कहानियां लिख रहे थे। ये एक तरह से शरद चंद्र का उत्तरकाल था। सैयद मुस्तफा सिराज की कहानी लालिर अन्य, उसका शीर्षक है लालिर जन्य, और बांग्ला उच्चारण होगा लालिर जोन्नु। इसका अनुवाद उत्पल बैनर्जी ने किया है, और ये एक बांग्ला भाषा की प्रेम कहानियों की किताब है, उसमें है ये कहानी शामिल। इस कहानी में प्रेम की विविधता और बहुस्तरीय खोज की एक ऐसी विकलता है जो लगातार विस्मित करती है। कहानी की पूरी बनावट कुछ इस तरह से है कि एक अव्याख्या प्रेम कथा की मंशा में प्रेम की इच्छा, आवेग, समर्पण और गोपन को प्रेम के तिलस्म संरचना में प्रकट किया गया है। प्रेम के नियंत्रण या बंधन की तीव्र इच्छा के भीतर प्रेम के परंपरागत अलिखित संविधान के नकार में स्त्री और प्रेम दोनों की स्वाधीनता के अर्थ खोजने और स्वीकृति को व्याकुल कहानी की नायिका प्रेम की संपूर्णता को जीना चाहती है, और इस संपूर्णता को वो पहचानती है कि एक संपूर्ण प्रेम का हासिल एक संपूर्ण स्वाधीनता से है। इस पहचान की खोज में प्रेम जितना नायिका के लिए जटिल होता जाता है, कथा संरचना में भी प्रेम की संश्लिष्टता बढ़ती जाती है। इस खोज को वो अपनी मृत्यु के तट तक ले जाती है। कहानी का नायक अमित भी इसी तट पर जाकर प्रेम की स्वाधीनता को समझ पाता है। जब लड़की मर जाती है तब उसके देह के पास खड़े होकर उसको समझ में आता है कि ये किसी और से प्रेम में थी और किस हद तक थी, और प्रेम दरअसल ये था। इस तरह का प्रेम उसको समझ में आता है। शुरुआत में नायक के लिए ये एक जटिल पहेली थी, लेकिन लाली प्रेम करना चाहती है। वह प्लेटोनिक प्रेम की हामीदार भी लगती थी और दैहिक प्रेम संबंध में उसे आपत्ति भी नहीं थी। लाली की प्रेम की स्वाधीनता इन दोनों के बीच एक पहेली की तरह ठहरी हुई थी। इस तरह वह प्रेम की फैंटेसी और उसके यथार्थ के संतुलन की बेचैनी को दूर करना चाहती थी। अमित का असमंजस और लाली की प्रेम की संपूर्णता और इस संपूर्णता से लगाव का तिलस्म प्रगट में एक जटिलता लगता है, लेकिन कहानी में वह इतनी सरलता से आया है कि वह जटिलता लाली के प्रेम की इच्छा और अमित की नासमझी और असमंजस को समझने में आसानी पैदा करती है। उस लड़के को कभी समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा असमंजस में था कि मुझसे प्रेम करती है तो कह क्यों नहीं पा रही। लड़की एक ऐसा मुनासिब वक्त ढूंढ रही थी कि जब मैं इसे कहूं, और ऐसा समय अपनी प्रेम कथा को कहने के लिए भी उसको एक मुनासिब वक्त चाहिए था। ऐसा नहीं कि दौड़ते भागते कहीं भी मिल गया और उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूं। इस जटिलता के लिए बगैर किसी नैतिक हस्तक्षेप
या भाषा की कोई फैंटेसी रचे बगैर जिस आसानी से कहानी के बंध खोले गए हैं, वह आसानी एक कठिन कथा कौशल है जिसमें लेखक की हार्दिकता पात्रों की अपेक्षा कहानी के साथ है। जैसे एक उसमें एक संवाद है कि लाली, मेरे पास एक ही हिजल, एक पेड़ होता है बांग्ला का, लाली मेरे बहुत पास एक हिजल के पेड़ की फैली हुई टहनी पर पैर लटकाए बैठी थी। भीगी साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई थी। हल्के उजाले में उसे देखकर लगा मानो वह कोई प्रागैतिहासिक सत्ता है। यह स्वीकार सिर्फ अमित का स्वीकार नहीं है, बल्कि उस पुरुष का भी स्वीकार है जो एक साधारण लड़की को एक प्रभावी ताकत में बदलते हुए देख रहा था। बाढ़ में बहते हुए जब वे एक रेलिंग पर अटक जाते हैं, तब निर्द्वंद और निर्भय लाली को देखकर वह प्रेम की वर्जनाओं को नई दृष्टि से देखता है। उसमें वर्णन है कि बहुत देर तक बैठे रहे, बातें ढूंढते रहे और एक अद्भुत वन्य गंध में हमारी देह के भीतर भीगी भीगी हवा में कुछ फूल खिले, या कि हमारे दो सभ्यता वर्जित नग्न देहों से जड़ों के षड्यंत्र की वजह से असंख्य अंकुर फूटने लगे थे। इसलिए तब एक टुकड़ा जमीन की जरूरत थी, हालांकि तब जमीन कहीं नहीं थी। दरअसल लाली प्रेम की प्रचलित और परंपरागत अवधारणा के विखंडन की इच्छा में प्रेम और स्वाधीनता के अंतर संबंधों को देख रही थी। उसके भीतर असमंजस या द्वंद्व नहीं था, लेकिन वह युक्ति भी नहीं थी जो इन अंतर संबंधों की जटिलता को खोल सके। अन्यथा वह अगली खोज में नदी की भयावह बाढ़ में मृत्यु का वर्ण क्यों करती। बहुत संभव है कि वह पहली दृष्टि में प्रेम के प्रति त्याग और समर्पण की भावुकता लगे, लेकिन वह प्रेम के अस्तित्व के बाहरी वैभव के मिथ की गुत्थी सुलझाने के लिए मृत्यु के स्वीकार का जोखिम उठाती है। दिलचस्प यह है कि लेखक अपनी नायिका को संस्कृति के मिथ की ओर न ले जाकर परंपरा की ओर ले जाता है, और अवधारणा के विखंडन के निश्चित अर्थ वहीं से निःसृत होते हैं जिसमें वह स्वतंत्रता के पर्याय के सपने देख रही थी। उसमें एक जगह लिखा है कि हालांकि कपड़े उतारते ही इंसान सहज ही संपूर्णता पा लेता है। यह क्या कह रही हो लाली? क्या? हाँ, उसी का नाम स्वाधीनता है। अब स्वाधीनता का पद इस कहानी में बहुअर्थी और बहुत विस्तारित है। लाली के चरित्र निर्माण में इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांव में जब बिजली आती है तो बिजली के खंभे पर जो सावधानी का बोर्ड लगा रहता है, उसको जो नायक है वो अमित तो सही पढ़ता है, लेकिन लाली अपनी तरह से पढ़ती है। अमित पढ़ता है 11,000 वोल्ट सावधान, और वो पढ़कर कहती है सभ्यता इसलिए सावधान। तो दोनों के बीच विचार के स्तर पर भी बहुत अंतर था। तो बिजली का आना जीवन में रोशनी का आना है, लेकिन यहाँ वह नकारात्मकता में दर्ज होता है। मुझे नहीं लगता कि यह लेखकीय असावधानी है, बल्कि यह लाली की वह उद्विग्न मनस्थिति है जो हर नए आगमन को संदेह से देखती है। यह संदेह लाली का है, मतलब लेखक का नहीं, यह संदेह लाली का है। लाली को लेकर अमित के मन में जितनी भी इच्छाएं और लालसाएं थी, वे काफी हद तक एक तरफा थीं। किसी और के प्रेम में आकंठ डूबी लाली अपनी खुशी और सुख अमित से बांटना चाहती थी, लेकिन लाली की अभिव्यक्ति की भाषा उसके प्रेम की तरह जटिल थी। अमित लाली की खुशी और उसके सुख की संभावना के मर्म तक नहीं पहुंच पाता है। सुख और खुशी बांटने की लाली की इच्छा और उत्साह में वह अपने लिए संभावना तलाशने लगता है, और जब उसे लाली के मन के किसी और के लिए प्रेम के अंतिम निर्णय और परिणति पता चलती है तो वह स्तब्ध रह जाता है। फिर यह स्तब्धता लाली की लाश देखकर उसके स्त्री बनने की आकांक्षा के अंत के दुख में बदल जाती है। तो लिखा है कि मैंने देखा कि काली जहरीली चींटियां, लाल कीड़े, मकड़ी के जाले, फफूंद, सांप की केचुली, काई, टूटे अंडे, गिरगिट और हरे सांप वाली धूसर सीलन भरी उर्वर पृथ्वी पर बाल बिखराकर लाली सोई हुई है। भांडुल एक पेड़ होता है। भांडुल के पेड़ के तने के समान सुडौल दो कत्थई जांघें, शंख के समान करुण योनि, उसके दो धूसर स्तनों के शीर्ष पर हजारों लाखों वर्षों के मनुष्य का शैशव जटिल अक्षरों में लिखा हुआ था। इस जगह लेखक ने शंख के समान करुण योनि पद का इस्तेमाल किया है।
करुण योनि के लिए कोई अर्थ विस्तार की जरूरत नहीं है, लेकिन शंख ध्वनि सूचक पद है। यहाँ शंख जिसमें एक ध्वनि की जरूरत रह गई है और एक गूंज जो उसके बाहर निकल चुकी है। ध्वनि की जरूरत और गूंज दोनों इच्छा के संदर्भ में यहाँ इस्तेमाल हुई है। एक करुण योनि यानी एक अतृप्त देह, अधूरी इच्छा की आत्मा का प्रतीक, ये दोनों यहाँ पर एक अधूरे प्रेम के मेटाफर में शामिल है। और इस प्रेम का अगला पड़ाव यानी अगला कदम मातृत्व है। यहाँ पर भी लाली के स्तन समूची स्त्री जाति के स्तन की तरह उस मेटाफर में शामिल किए गए हैं जिसमें हजारों लाखों वर्षों के मनुष्यों का शैशव जटिल अक्षरों में लिखा हुआ है। जटिल विशेषण इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि प्रेम की अधूरी इच्छा और उससे जुड़ी मातृत्व की इच्छा इसी जटिलता में अंतर्गुफित पहली है। इन दोनों के अंतर संबंधों की जटिलता में ही एक संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण प्रेम की स्वाधीनता की पहली का हल अलक्षित है। इस कहानी में पाठकीय आशंका जो आगे चलकर एक विकलता में तब्दील होती है, जिसका विसर्जन बाढ़ और उसमें बहती कभी की उत्साही और उद्विग्न लाली की मृत्यु की तरह बढ़ती निरुद्वेग देह के साथ होता है। जीवन और प्रेम को लेकर स्वाधीनता का विचार और प्रेम की इच्छा की स्वर निर्मित सुरक्षा के भीतर लाली जितनी मुखर थी उतनी ही ज्यादा वह आत्म केंद्रित भी थी। उसे अपने प्रेम के किस्सों और स्मृतियों के लिए एक आत्मीय श्रोता चाहिए था। प्रेम के लिए तीव्र इच्छा और आवेग के बोध को वो अमित से चाहकर भी साझा नहीं कर पाती है। दोनों के बीच उस आंतरिकता का अभाव निर्मित होने लगता है, जिसका एक बड़ा कारण दोनों की तालीम और वैचारिका का उस संधि बिंदु पर विभाजन था जहां वह जीवन को बहुत प्रेमी आंखों से देख रही थी और अमित बौद्धिक आत्मचेता मन से बाधित था। लाली का पिता इस बात को समझ पाता है, लेकिन यह समझ उसके भीतर बहुत देर से दाखिल होती है। लाली की इस पीड़ा को समझने के लिए वह उसके प्रेमी की हत्या के बाद उसके पिता से मिलने जाता है और बोलता भी है वो, उसे मैंने जिंदा रखा है। बीच बीच में उसके पास लाली की बातें सुनने चला जाता हूं। लाली का एक और जीवन भी था, उसे पता था, मुझे पता नहीं था। उसके पिता को यही रहता है कि वो उसके प्रेमी के पिता को सब मालूम है, मेरी बेटी के बारे में जितनी बातें मुझे तो पता ही नहीं है। तो पूछता है होना है कि तुमने उसके प्रेमी को मार दिया, उसके पिता को रखा, बोले उसको मैंने जिंदा रखा है। उसके पास मैं हर रोज लगभग चले जाता हूँ और उससे मेरी बेटी के बारे में बातें करता रहता हूँ। उसे पता था कि मुझे पता नहीं था। लाली का पिता जानता था कि पीड़ा को समझने के लिए पीड़ा में उतरना पड़ता है, इसीलिए वह अमित को उस लड़के के पिता के पास जाने से रोक देता है कि तुम मत जाना, पिता हूं, मुझे शायद कष्ट होता है और शायद कष्ट पाने के लिए ही जाता हूं। तुम क्या लाली के लिए कष्ट पाना चाहोगे? तुमको तो उसने प्यार भी नहीं किया था। इसके बाद लाली का पिता हंसता है। यह हंसी जितनी अमित के लिए अपमानित करने वाली थी उतनी ही उसके खुद के लिए दुखदाई थी, और यह दुख उसे पसंद था। वह आत्मपीड़न एक किस्म का पश्चाताप था। लाली के लिए वस्तु संसार का यथार्थ और उसके भीतर का जिस प्रेम के अमूर्तन का वह निर्माण करती है, उसके लिए ऐसी कथा युक्ति की जरूरत थी जो प्रचलित, प्रकट और दुनियावी वर्जनाओं से पृथक लाली के उसके प्रेम की सृष्टि, स्त्री की स्वतंत्रता और जीवन की संपूर्णता एक विराट सह संवेदन के नैतिक नियम से संबद्ध कर सके। यही कारण है कि कहानी में प्रेम की इच्छा और स्त्री की स्वतंत्रता सिर्फ प्रेम के संदर्भ में नहीं, जीवन की संपूर्णता में प्रकट करने की इच्छा में है। यह इच्छा लाली के अमूर्त और अबूझ सी लगने वाली प्रेम इच्छा अमित की बोध उत्सुक आतुरता में आकार लेती है। कहानी अमित की इस बेचैन सांकेतिकता में अपने अर्थ खोलती है कि अब समझ में आता है कि वही थी लाली के कंठ में स्वाधीनता की पुकार, जिस स्वाधीनता में बीतते हैं दिन रात, सूर्य उगता है, चांद चांदनी देता है, यह ब्रह्मांड चलता है, करोड़ों करोड़ों आलोक वर्ष से दूर के वेगा नक्षत्र की ओर बुलबुलों की तरफ फैलता है स्पेस, समय गतिमान हो उठता है, और जिस स्वाधीनता में मिट्टी फोड़कर वनस्पतियां आती है, फूल खिलते हैं, प्राणी जन्म लेते हैं। लाली ने उसी विशुद्ध स्वाधीनता को जाना था। वह उसी की ओर अमृत्यु चली जा रही थी।
वह जाना ही उसका जीवन था। ये उसमें है, कहानी में हिस्सा है। तो वस्तु संसार से पृथक पृथक, लेकिन वह दृष्टि जिसमें संपूर्ण भाव जगत, जिसमें प्रकृति भी शामिल हो जाए और जिसकी स्वतंत्रता का अर्थ खुल जाए, यह कहानी चेतना के शिखर पर नहीं, उस पठार पर ले जाती है जहां और लंबा विस्तार मिलता है। प्रेम और जीवन को लेकर कहानी में जो यह कला या कहें दर्शन दृष्टि है, जिससे सहज मानवीय संबंधों की आकृतियां भी स्पष्ट होती हैं और बौद्धिक संवेदना की अपेक्षा जीवन की रागात्मकता और एक किस्म की अनासक्ति दोनों के लिए राह खुल जाती है।